सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। बहुत ही मिलनसार, बहुत शफीक, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, ग्रेस, ब्यूटी और ह्यूमन वैल्यूज से भरपूर आपकी शख्सियत। डिप्लेक्स ब्यूटी क्लिनिक और स्माइल अगेन फाउंडेशन के CEO, नाम भी मुसर्रत है और जो ज़िंदगी में अब तक आपने जितने काम किए वो दूसरों की ज़िंदगी में मुसर्रत बांटने का बाइस बने। मेरे और महाविश के साथ स्पॉटलाइट में आज हमारी मेहमान मुसर्रत मिसबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र। ये कामयाब जितने भी हमने देखा है कि भाई मर्द होते हैं इनके पीछे ख़वातीन का हाथ होता है। एक कामयाब खातून के पीछे क्या अवामिल होते हैं? मैं अपना ही बता सकती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर इंडिविजुअल जो होता है ना उसकी एक डिफरेंट होती है ज़िंदगी, और उसमें कौन ज़रूरी है, कौन इम्पॉर्टेंट है, कौन पे शैतान है, ये सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं और उसका असर उनके ऊपर होता है। आई कम फ्रॉम अ फैमिली जो कि बहुत क्लोज़ नेट फैमिली, जिसमें मेरे वालिदैन बहुत प्यारे, मेरे वालिद पास्ट अवे फ्यू इयर्स बैक, मेरी वालदा और हम बहुत सारे बहन भाई, हम सब साथ रहते थे। और सोने पे सुहागा के नाना और नानी भी साथ रहते थे और दादी भी साथ रहती थी। सो इट वाज़ अ फुल हाउस, लेकिन उसमें ख़वातीन ज़्यादा थी बिकॉज़ 6 सिस्टर्स तो, और एक डैडी तो वो कहते हैं ना रज़िया गुंडों में फंस गई वो फंस गए थे। सो मेरे अगर कामयाबी को मैं देखती हूँ तो जहाँ पर मेरे वालिद साहब थे वो मेरे लिए एक मज़बूत सुतून की तरह थे, मुझे उन्होंने पीछे गिरने नहीं दिया। और मेरी वालदा वो थी जिन्होंने हमें शऊर की मंजिलें बेहतर तरीके से तय करना सिखाई। उन्होंने हमें उठना बैठना, ये तमाम प्यारी प्यारी चीज़ें जो कि तरबियत का हिस्सा होती हैं वो बताई। और डैडी का जो मकसद था वो ये था कि मेरी बच्चियाँ अपने पाँव पे खड़े हों, मज़बूत हों। और बड़ी मज़े की बात है कि नो आई एम टॉकिंग वे बैक, जब इस तरह के वर्ड्स जिनको हम कहते हैं ना एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ख़वातीन के हुकूक, ऐसी कोई चीज़ें, कोई अल्फाज ही नहीं थे। हमें तो कहा अम्मा ने और अब्बा ने और हमने वो करना था, लेकिन उसको करने का सलीका, तरीका, ये सब चीज़ें जो थी वो घर से ही मिलती हैं। सो मेरे पीछे जहाँ मेरे वालिद साहब बहुत मज़बूत थे, वहाँ पे मेरी वालदा भी, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, जिस तरह आपने जिक्र किया कि आपके साथ सारी फैमिली थी, बहुत दफ़ा आप बिल्कुल तन्हा होता है, वो तन्हाई आपको वो स्ट्रेंथ देती है कि अब कोई भी नहीं है मेरे साथ खड़ा हुआ, तो अब मैं ही हूँ और अब मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, दिस इज़ माई रियलिटी। एंड आई थिंक चाहे साथ में ख़ानदान खड़ा हो ना हो, एट द एंड ऑफ द डे हम होते तन्हा ही हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम कभी कभी अपने घर वालों से भी इसलिए नहीं करते कि वो परेशान ना हो, कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। बहरहाल ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस वक्त मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है कि जिस ज़माने में आपने डेप्लेक्स स्टार्ट किया तो उस ज़माने में ब्यूटी इंडस्ट्री उस तरह अप्रिशिएट नहीं किया जाती थी, या इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, या ब्यूटी पार्लर कहलाते थे और वो पार्लर वाली खातून कहलाती थी जिनको एक अलग तरह से देखते थे। तो वो जो डेप्लेक्स का शुरू करना, क्या वो सर्कमस्टेंशियल था कि आपने सोचा कि अब कुछ तो करना है तो ये कर लूँ, या बाय चॉइस इसमें आप इस इंडस्ट्री में आपने कदम रखा? आई वॉज द एल्डेस्ट इन द फैमिली, तो अच्छा रिश्ता आया और माँ बाप ने कहा कि अभी शादी कर दिए। आई वॉज़ मे बी 17.5 years ओल्ड। तो मैंने सिर्फ अपने वालिद से ये सवाल किया, डैडी मैंने तो डॉक्टर बनना था। तो उन्होंने कहा कि नो, उन्होंने प्रॉमिस किया बेटे दे विल लेट यू स्टडी। डैडी को वैसे भी बहुत ज़्यादा था कि पढ़ाई, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट वर्क आउट। एंड व्हेन आई केम बैक विद माई चिल्ड्रन, सो यू नो लाइक इट इज़ सो अमेजिंग दैट माई फादर कॉल्ड ऑल ऑफ अस सिस्टर्स, और उन्होंने कहा अब मेरी किसी बेटी की शादी जो है वो उस वक्त तक नहीं होगी जब तक वो तालीम मुकम्मल नहीं कर लेंगे। दैट वाज द विजन ऑफ अ मैन जिसकी 6 बच्चियां थी। मतलब उनको तो होता है ना जल्दी जल्दी शादी करो, अपने घरों में जाएं। नथिंग लाइक दैट, नंबर 1। नंबर 2, देन ही गेव मी अ चॉइस। ही सेज वुड यू लाइक टू कंटिन्यू विद योर स्टडीज़ और आपके जहन में कुछ और है? मैं कहा नहीं डैडी, मैं तो अपने पाँव पे खड़ी होंगी, मुस्कुराए अपनी धान पान सी मैं बच्चों के साथ।
तो उस ज़माने में ना मोबाइल होते थे, ना कोई फैक्स मशीन्स वहाँ, तो खैर वी wrote a number of letters to different colleges and schools in London, और वहाँ पर यानी कि ब्यूटी स्कूल में किया, डिज़ाइनिंग स्कूल में, यू नेम इट। जो सबसे पहला जो जवाब आया वो एक ब्यूटी स्कूल का था सेंट्रल लंदन में, एंड you know, I took admission and then I went to London and I was and everything was taken care by my father, alhamdulillah. And जब मैं जा रही थी तो उस वक़्त मेरे दोनों बच्चे, और you know like ये था कि अब क्या होगा, you know like, but the whole family was with me. My younger brothers and sisters, they were all looking up to बाजी बाजी, जिस तरह होता है। So जब मैं वापस आई तो I was in for another surprise. मैं ज़रूर ये, जब कभी टेलीफोन पे बात हो तो उस ज़माने में ना ऑपरेटर के थ्रू आते थे टेलीफोन, तो मैं कहती थी डैडी से बेहतर था कोई मेडिकली कर लेती, बहुत ज़्यादा। एंड दिस इज़ अ फैक्ट इवन नाउ। People think that being a beautician or being in this field is just like doing good makeup, but it is all about your जब मैंने पढ़ा था और अभी भी अच्छे स्कूल और कॉलेजेस में होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, एंड आई वाज लाइक यार इससे तो बेहतर था कि मैं डॉक्टरी कर लेती। और जब मैं वापस आई तो अच्छा, लेकिन आप कहती तो हैं कि मैं MBBS हूँ। आपको याद है ना ये वाक़या? तो कोई पूछते हैं जब, जैसे इन्होंने शैतानी की अभी, तो कि आपने क्या किया, आपकी क्या डिग्री है, तो मैं अपने दिल की एक ख्वाहिश होती है वो निकालती हूँ, मैं कहती हूँ MBBS KKRG। एंड व्हाट्स दैट? करते करते रह गई। तो वो मैं करते करते रह गई, बट दैट डजंट गिव मी, यानी कि उससे ये नहीं था कि मुझे अफसोस था, मगर आपको पता है उस वक्त भी मुझे ये था कि मैंने अपने पाँव पे खड़े होना है, मैंने ख़ुद अर्न करना है। और ऐसा भी नहीं था कि मेरे वालिदैन जो मुझे लंदन भेज सकते थे, सेंट्रल लंदन, मतलब उनके लिए शायद मुझ जैसी 50 लड़कियां अपने 4-5 बच्चों के साथ भी आ जाएं तो उन सब का ख्याल रख सकते थे। कुछ मेरे अंदर की ज़िद होगी या एक जस्तजू थी कि मैंने ये काम करना है। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड डेपिलेक्स ब्यूटी क्लिनिक एंड इंस्टीट्यूट। जब मैं आई तो माय फादर गेव मी अनदर सरप्राइज़। मैं और डैडी और माँ हम गए तारिक रोड के ऊपर, एक अपार्टमेंट था और उन्होंने दरवाज़ा खोला और मैं जाके कोई भौचक्का सी रह गई। कहते हैं ये देखो मैंने तुम्हारे लिए सब सेट किया है। वो कोई इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियाँ, इतनी ऊंची। मैंने कहा डैडी ये औरतों के लिए है। कहते जहाँ मैं बाल कटवाने जाता हूँ वहाँ पर ऐसे ही था। मैंने कहा डैडी वो आदमियों का था। अच्छा से सही नहीं है। खैर, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आई स्टार्टेड माई सैलॉन एंड मैंने ये रियलाइज़ किया कि आई वॉज़ लकी टू हैव गॉन अब्रॉड एंड टेकन दिस क्वालिफ़िकेशन। लेकिन बहुत सी बच्चियाँ जो कि इस फील्ड में होती थीं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं थी। और जैसे आपने कहा कि ब्यूटी पार्लर वाली, यानी आई एम श्योर मेरे डैडी को भी ये कहा गया कि मिसबा साहब आपने अपनी बेटी को नाई बना दिया। तो यू नो लाइक ये कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था कि सैलून में जाने के लिए जो ख़वातीन या तो ख़ास कोई तकरीबात होती थी उसके लिए होता था, या हम नहीं भेजेंगे भाई हमारी बच्चियां तो बहुत तेज़ हो जाएंगी। मतलब बेचारियों ने अपना शक्ल ठीक कर ली तो वो तेज़। पहले तो आईब्राउज भी शादी पर ही बनती थी। हाँ, ओहो, अलाउ ही नहीं था किसी कुछ को भी नहीं सैलून था, जाना। ठीक है ना। तो लेकिन जब वो सैलून मैंने खोला तो फिर मुझे बहुत सारे चीज़ें मैंने लर्न की, कितनी मुश्किल होता है। ठीक है, मुझे आसानियाँ थी तो मैं उस आसानी के लिए गाइडेंस ले लेती थी। लेकिन देन आई रियलाइज़ दैट बहुत सी बच्चियाँ जो अर्न करना चाहती हैं, जिनकी तनख्वाहों से उनके घर का एक बड़ा हिस्सा चल सकता है और शायद पूरा हिस्सा चलता हो, वो ट्रेन नहीं थी। तो मैंने फिर फ़ौरन ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त भी ये था कि आप पागल हैं, आपने अपने पेट पे लात मार दी, आप इनको सिखाएंगे और ये अपना सैलून खोलेंगे। आई मीन
मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है, और ये कि आप और हम सबको पता है, अब तो ये कहना भी, बार बार रिपीट करना भी बेवकूफ़ाना बात लगती है कि आप अपना रिस्क ख़ुद कमाते हैं, अल्लाह ताला आपको ख़ुद देता है, कम ज़्यादा उसकी मर्ज़ी, आप मेहनत ज़रूर करते हैं, आप उसके लिए बेहतरी करना चाहते हैं और वो बेहतर होता चला जाता है। एंड राइट नाउ 1980 से लेके नाउ 2024 40 साल से भी ऊपर हो गया है ना, 44 years. हाँ 44 years, and we have got mashallah alhamdulillah 80 salons all over Pakistan. Wow. This is the largest franchising system जो कि सैलॉन्स के हवाले से है। आपने सवाल किया था ना कि वो पार्लर वाली औरत, ये वो सारी, अब ये देखो वक्त कैसे बदल जाता है। हाँ, अब ये जो सैलॉन्स खुले हैं ये सब फ्रेंचाइजेज़ हैं, और इन फ्रेंचाइजेज़ को सपोर्ट करने के लिए उनके घर के बड़े होते हैं, और बड़ों में चाहे उनके हस्बैंड्स हों, ब्रदर्स हों, और मे बी उनके वालिदैन हों, क्योंकि वो उनको समझ में आता है कि दिस इज़ वन बिज़नेस वेयर दे फील सेफ़ एंड सिक्योर। ज़्यादातर फ़ीमेल ओरिएंटेड होता है, तो ये भी आसानी होती है, भी ख़वातीन अंदर हैं, ख़वातीन ही काम कर रही हैं। वेरी रिसेंटली ऐसे बच्चे भी आ गए हैं इस फील्ड के अंदर, जो कि इसमें हैं एज मेकअप आर्टिस्ट एंड ऑल, विच इज़ फाइन, बिकॉज़ उनको भी हक़ है कमाने का। मगर अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हैं तो उसका रूल्स, रेगुलेशन, उसके तरीक़ाकार वगैरह इतने जामे होते हैं, इतने मज़बूत होते हैं कि वहाँ पे कोई गलती की गुंजाइश कमी होती है। तो इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। और मैं एक वाक़या और सुनाऊंगी कि जब मैंने अपना सैलून खोल लिया तो मैं अपने बच्चों को बेटे को स्कूल छोड़कर आई, तो बल्कि मेरी जो बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर थी उनको मैंने कहा कि चलो जाके उनसे मिलूं तो सही ना। सो आई वेंट एंड नॉक्ड ऑन द डोर एंड सेड के मैं मसरत मिसबा हूँ, मैंने सैलून खोला है, दरवाज़ा बंद। मैंने कहा शायद गलती से हो गया, दोबारा किया। क्या बेनुख्त सुनाई उन्होंने मुझे, आप जैसी गंदी औरतें अब आके हमारा मोहल्ला ख़राब करेंगी। एंड आई वॉज टेकन अबैक, मैं तो मैंने कहा जी मुझे, और फिर दरवाज़ा बंद हो गया दोबारा। बहुत मुझे दुख हुआ, रोना आया, डैडी को जाके बताया तो डैडी ने कहा बेटे आप अपने अमाल की ख़ुद ज़िम्मेदार हैं, ये नो लेट इट गो, वो ख़ुद जवाब दें। मैंने कुछ नहीं किया डैडी, उन्होंने कहा कि हाँ कुछ नहीं किया, बट यू नो आप अपना मेहनत पे जुटे। एवरी मॉर्निंग आई वुड व्हेन आई एम कमिंग बैक आफ्टर ड्रॉपिंग माई सन टू द स्कूल, वो नीचे उतरती होती थी, वो भी ऑफिस में जाती थी, मैं उनको कहती थी अस्सलाम वालेकुम, तो कहती थी उनका मुंह ही उधर चला जाता था। 3-4 साल के बाद एक दिन वो मेरे ऑफिस में आई, ठीक है, मैं तो कोई डर के मारे खड़ी हो गई, मैंने कहा पता नहीं क्या सुनाएंगी। तो उनके साथ उनकी बेटी थी, उन्होंने कहा कि अच्छा तुम तो काफ़ी पढ़ी लिखी हो, सर्टिफिकेट्स दे के। मैं कहा जी बस थोड़ा सा पढ़ी लिया, तो इसको अपनी तरीका बना दो, ये ड्रॉप आउट है फ्रॉम द स्कूल। यानी फिर भी मेरे पर तंज़ी करना था कि तुम पढ़ी नहीं होगी ना तभी तुम ब्यूटिशियन बनी होगी। खैर वो दैट यंग गर्ल वॉज विद मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, शी गॉट मैरिड, शी लिव्स इन USA नाउ एंड शी इज़ गॉटन हर ओन सैलून एंड शी इज़ अर्निंग माशाअल्लाह से, शादीशुदा भी हो चुकी है। दैट्स माई अचीवमेंट, दैट्स समथिंग जो कि मेरा एक तरह का एक टारगेट जो था, एक गोल जो कि शायद मैंने सोचा नहीं था लेकिन हो गया। सो अगर आप अपना टारगेट सेट कर लेते हैं, अगर आपकी नीयत अच्छी होती है और आप खुद सही होता है, हाँ मैं खुद भी सही थी, है ना, आप खुद सही होते हैं तो ज़रूर अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देता है। बिल्कुल। जब ये मौक़े आप पे आते थे कि कोई इनकरेजमेंट नहीं मिल रही है, रेजिस्टेंस सारा आपके पास है, स्ट्रगलिंग फेज़ भी है, तो एक मोटिवेशनल इंजन ना अंदर लगा हुआ होता है जो रोज़ कुछ जो कहता है आपको कि नहीं जारी रखें, नहीं अभी नहीं रुकना। हमारे यहाँ आज भी बहुत सारी बच्चियाँ, इफ़ नॉट इन द ब्यूटी सेगमेंट बट इन डिफरेंट केसेस ऑफ देयर ओन लाइफ्स, दे सेट अप देयर ओन बिजनेसेस, बहुत छोटे छोटे। कोई आप इसी मौके पर, वैसे तो हम बात आगे और बढ़ाते हैं, लेकिन इसी मौके पे कोई ऐसी बात कहना चाहेंगी कि ऐसी बच्चियाँ जो अपने बिज़नेस बनाती हैं और इस तरह की रेजिस्टेंस
फेस करती हैं, वो क्या अपनी सेल्फ टॉक क्या करें कि जारी रहो, चलती रहो? उसके लिए देखिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कि मैं समझती हूँ कि काम कब करती हैं औरतें? जब उनको ज़रूरत होती है। काम कब करती हैं औरतें? जब उनको शौक़ होता है। काम जब करती हैं जब उनके पास टाइम होता है, ठीक है। अब आप किस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करती हैं वो आपको पता है। फ़र्ज़ करिए कि हम उसकी बात करते हैं जहाँ पे बच्चियाँ, जैसे आपने कहा कि वो क्या सोचें हर रोज़ उठ के कि किस तरह मुझे आगे बढ़ते रहना है, या जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि मैं तन्हा हूँ तो मैं किस तरह आगे बढ़ूँगी। उस वक्त मैं समझती हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी लड़की के लिए जो काम करने के जो भी वो काम करना चाहे, छोटा हो चाहे ठेला लगाए, चाहे वो एक मशीन से अपना काम करना शुरू करे और स्मॉल सैलून और मे बी वर्किंग फ्रॉम होम ना हो, उसको नॉलेज होनी चाहिए अपने उस कारोबार के बारे में। जो सिर्फ ये देख के कि ओहो मसरत मिसबा तो बहुत कमाती, मैंने भी ब्यूटी पार्लर बनाना है, ऐसा नहीं होता है। आई हैव गॉन थ्रू अ वेरी टफ टाइम इन माई लाइफ जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले आपकी उस जो आपका जो भी आपने चूज़ किया उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में आपकी तालीम होनी चाहिए। फिर कि आपके पास वसाइल हैं, यानी कि फाइनेंसेस जो हैं उसको हम कैसे हासिल करते हैं, उसको आप मदद लीजिए, या बैंक जाएं, या बैंक में औरतों को ज़रा मुश्किल से ही पैसे मिलते हैं, के पास चले जिनसे भी ले लें आप। और मगर ये सोच के कि दिस इज़ माई टारगेट, दिस इज़ माई गोल, आई हैव टू अचीव दैट, आई हैव टू रीच दैट। ये मतलब आपको अपना टाइम भी मैनेज करना होता है, आपको अपने गोल्स के लिए मजबूती भी चाहिए होती है, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी अपनी जो भी कैरेक्टर है उसको मजबूत रखें, और आपका एतकाद अल्लाह ताला के ऊपर बहुत मजबूत होना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। एक ना पत्ता हिल सकता है, ना मेरी उंगलियां काम कर सकती हैं, और ना मेरी ज़ुबान बोल सकती है। सो हमें जो है उसको उस एतकाद को, उस रस्सी को पकड़ के रखना चाहिए। और वो तन्हाई में भी वही रस्सी काम आती है। बेशक, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि 80 के करीब अब डेप्लेक्स की ब्रांचेस हैं जो कि फ्रेंचाइजेज़ हैं। मैं और लोगों का भी मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन कुछ लोगों से मेरी बात हुई, मैंने पूछा आप फ्रेंचाइज़ क्यों नहीं खोल रहे, तो उन्होंने कहा कि जी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो फ्रेंचाइज़ दे देना और उसके बाद क्वालिटी को मेंटेन करना या अपने उस नाम को बरकरार रखना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने किस तरह ये पॉसिबल किया कि टेपलेक्स हर जगह का एक जैसा यूनिफॉर्मिटी हो? चाहे तालीम हो, चाहे हुनर हो, इट हैज़ टू बी इम्पार्टेड। आप अपने पास रख के जो है ना वो आप स्टेगनेंट हो जाते हैं, और आपके साथ ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ख़त्म हो गया ना। तो जब हम फ्रेंचाइजिंग करते हैं तो उसके ऑडिट्स होते हैं, उसके हमारी मैनुअल्स होते हैं, क्वालिटी मैनुअल्स है, स्ट्रक्चरल मैनुअल है, गाइडलाइंस हैं, प्रोडक्ट्स के हवाले से होता है। और जब हम ऑडिट करते हैं तो साल में 2 ऑडिट्स होते हैं। एक तो हम बता के जाते हैं कि जी हमारे, ठीक है, हमारा पूरा साल ही ऑडिट पे गुजरता है, हमारी टीम है। सो वी डेलीगेट जो काम होता है, ये तुम्हारी है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारी, ठीक है। तो वो जाते हैं और उनका काम देखते हैं और उनकी गलतियां निकालते हैं और उनको बास-पूस करते हैं, और फिर उसी वक्त हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं जहाँ पे हमें उनकी कमज़ोरी नज़र आती है। और फिर भी अगर 2-3 दफ़ा के बाद भी वो यही कर रहे हैं तो पेनल्टी होती है, और फिर भी नहीं माने तो फिर नाम हम वापस ले लेते हैं। बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अनदर ऑडिट। वो क्या होता है? वो होता है छापा। सरप्राइज विजिट। जी। सो हम सरप्राइज विजिट करते हैं, हम नहीं करते, कोई भी, वो मेरी फ्रेंड हो सकती है, या वो उनको हम बता देते हैं कि आपने ये 4-5 चीज़ें नोट करनी है, चेक करनी है, आप सिर्फ टिक लगाएं किसने किया क्या नहीं किया। उससे फिर ये हो जाता है कि ऑल द फ्रेंचाइज ओनर्स आर ऑन देयर टोज एंड टिप्स, क्योंकि उनको पता है कि कभी भी कोई आ सकता है। यू सी, व्हेन वी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ फ्रेंचाइज तो उसमें ये सारी बातें लिखी भी होती हैं। कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहा होता, और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है आप किसी बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं। आपने कभी पढ़ा है वो जो जिस पे वो लोग साइन कराते हैं? नेवर। पढ़ते नहीं हैं हम। हाँ, हम कहते हैं यहाँ साइन हाँ, कर, यहाँ साइन कर। तो हम लोग कहते हैं
आप पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन आस्क, फिर वो जो भी उनके कि जी मैं तो सखा कोट में हूँ या मैं चीचा वतनी में हूँ, वहाँ पर लॉरियल या कोई और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ब्रांड्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते लोग. सो वी हैव एवरीथिंग देयर इन द गाइडलाइन. ये नहीं तो ये नहीं तो ये. They have to be approved brands. Yeah, they cannot buy anything without our approval. They cannot add or subtract anything from the methodology of any treatment without our approval. तो वो सारी चीज़ें होती रहती. इस तरह कायम रहती है. इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया पूरी फ्रेंचाइजिंग को. टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स, आपका अपना भी एक ब्रांड है और मैं आपसे इंटरव्यू से पहले जिक्र किया कि आप ही का ब्रांड में इस वक्त लिपापोती क्या बात है, बहुत खूबसूरत अच्छी लग रही हो. मैंने जब एक चेंज किया था तो वो हुदा ब्यूटी से किसी ने मुझे कहा मुसरत मिसबाह का फाउंडेशन लो. तो ये बहुत बड़ा कंपैरिजन होता है फॉर एनी पाकिस्तानी ब्रांड. और इस वक्त बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि फाउंडेशन या जैसे मैं ब्लश ऑन भी मुसरत मिसबाह का क्योंकि उसका पिगमेंटेशन अच्छी है. तो किसी ने मुझे कहा था क्योंकि जो यहाँ का प्रोडक्ट है ना वो यहाँ के एनवायरनमेंट को देख के बनाया गया. जब आप गोरा प्रोडक्ट उठाते तो उनकी स्किन टोन, जैसे हमें बाहर के ब्रांड्स में वो टोन्स नहीं मिल रहे होते जो हमारी ब्राउन स्किन में. फिर आपका हलाल ब्यूटी का भी कॉन्सेप्ट है. ये कहाँ से आया है कॉन्सेप्ट और इसकी क्या ज़रूरत है? सो आई थिंक हर बिज़नेस के अंदर आपको इनोवेशंस लाने पड़ते हैं, आपको कोई चीज़ नई लेकर आनी पड़ती है टू बी देयर इन द मार्केट, और वो भी एट द टॉप. वी हैव ऑलवेज बीन द कंपटीशन फॉर एवरीबडी. ठीक है. और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं बहुत सारे सैलून्स ओनर्स को मिलती हूँ तो वो या तो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके होते हैं या मेरे साथ काम कर चुके होते हैं. और वो अप्रिशिएट के वो लोग इस बात को बताते हैं लोगों को, विच इज़ वेरी काइंड ऑफ देम. लेकिन जब मैंने कॉस्मेटिक कलर कॉस्मेटिक्स के ऊपर काम करना शुरू किया तो यही था कि जी हमने ये उठाना है, ये करना है. बट देन व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट इट, द क्वेश्चन कम्स बैक टू द सेम थिंग. जो कुछ भी कर रहे हो उसके बारे में जानो तो सही. So then I realized that the ingredients in any color cosmetics are not the ingredients which are permissible in our religion. For example, जब मैं कहती हूँ कि ये हलाल है तो मेरा कह देना या लिख देना is not going to make it हलाल. क्यों और क्या का सवाल होता है, एंड फिर वो क्यों और क्या कौन चेक करता है. सो देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं. पाकिस्तान में भी है, टर्की में भी हैं और फ्रांस में भी हैं. ठीक है. सो हम अपने प्रोडक्ट्स बनवाते हैं टर्की से. जब हम टर्की से बना रहे थे और जब मैंने काम करना शुरू किया कि फाउंडेशन के ऊपर और लिप कलर के ऊपर, तो आपने भी सवाल किया था ना कि हम कौन सा खाते थोड़ी हैं. बट सो मैनी ईयर्स इन दिस फील्ड, कभी भी बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा हो कि मैं क्या करूं, मैंने लिपस्टिक लगाई थी और वो मैं खा गई. ठीक है. पानी के साथ खा लिया, ज़ुबान फेरते हैं. ठीक है. कहते हैं ना टुवर्ड्स द एंड ऑफ एनी कोई भी दावत और हम कहते हैं सारा कुछ तो ख़त्म हो गया. स्किन के अंदर आपका जो होता है प्रोडक्ट्स बाज़ दफ़ा वो आपकी स्किन के जब अंदर जा रहे होते हैं, इट माइट बी अ माइक्रो चीज़ जो कि कहीं अंदर चली गई. बट व्हेन वी नो इट, यानी कि आपके सामने ग्लास रखा और उसमें मक्खी पड़ी हुई हो तो आप क्या करेंगे? फेंक देंगे या पी लेंगे या आप अलग कर देंगे. लाइक यही हो सकता है. सो द प्रोगेटिव इज़ योर्स वेदर यू वांट टू यूज़ इट और यू डोंट वांट टू यूज़ इट. बट द इंग्रेडिएंट्स आर प्योर, इंग्रेडिएंट्स आर परमिसिबल अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन. एक्चुअली आपको ये भी बताऊँ, ये भी बड़ी एक नॉलेजेबल बात है कि कलर कॉस्मेटिक्स के अंदर एक बीटल यानी कि एक कीड़ा होता है कॉकनेल, उसको क्रश करते हैं और उसमें से जो उसका जूस निकलता है, कलर निकलता है ऑरेंज एंड रेड, वो कलर कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है. नाउ ब्लड इज़ नॉट परमिसिबल इन आवर रिलीजन, सो दैट ऑल्सो इज़ नॉट देयर. सो ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर प्योर. आई वोंट क्लेम दैट आई एम वीगन, क्योंकि बहुत से ऐसे उसमें हमने केमिकल्स भी डालें विच आर नॉट हार्मफुल टू योर बॉडी. बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे कॉस्मेटिक्स में होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मर्क्यूरी, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉर्टिज़ोन्स, और वो किस में होते हैं भला बताएं ना आप?
गोरा करने वाली जी, क्रीम, वो ठीक है? तो गोरा वो करने भी वाला तो सब्जेक्ट इधर है। सो उसको भी हमें कंट्रोल करना था और उसके लिए कि भी आपका मेकअप लगा कि गोरे ना हो जाए हम, हाँ, है ना? ये नहीं हो सकता। वही रंग रहे हमारा हाँ, जो है। आपका रंग वो रहे। आप अपने रंग को थोड़ा सा लाइट करना चाहती हैं, टेक अ लाइटर शेड ऑफ फाउंडेशन। सो दैट्स वाई वी हैव अ नंबर ऑफ कलर्स जो कि अकॉर्डिंगली हैं। आपने ये कहा था कि बाहर के जो ब्रांड्स होते हैं उसमें हमारी स्किन टोन और आसान हमारे नहीं होता ढूंढना अपना जैसा कलर। अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। फैशन इंडस्ट्री, मेकअप इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री वो बहुत आगे चली गई है। तो ये तमाम चीज़ें उसमें रिसर्च होना, वी हैव गॉट द लार्जेस्ट R&D नेटवर्क विच इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेटवर्क। जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो फिर हम उसको जब रिसर्च के लिए देते हैं तो वी हैव गॉट 80 सैलॉन्स एंड वी गिव इट टू देम एंड से ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके ऊपर जवाब दीजिए येस नो, मुझे नहीं पता फलां टिका, ये हो गया। एंड देन ऑफ कोर्स हमारी जो टर्की में हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, सो हमारी जो फार्मासिस्ट हैं शी इज़ फ्रॉम फ्रांस, ओके। सो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। बहुत सी दफ़ा क्या यहाँ पर आम सी चीज़ है कि आपके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो लोग उसको रेप्लिकेट कर लेते हैं, जाली प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो कभी कोई क्लाइंट अगर इससे कहते हैं मैंने पहले जो लिया था उसका कलर दूसरा था और ये दूसरा होता है, तो फिर देन वी ऑलवेज टेल देम कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कि ऑथराइज्ड हैं, आप सिर्फ उन्हीं से लीजिए। एंड इफ़ नीड बी यू कैन गो टू एनी ऑफ आवर सैलॉन्स और वहाँ पे जाके अपना टेस्ट करवाइए, अपने पसंद से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। सो दैट इज़ you know, my concept of beauty is not about applying a lot of makeup. It's about making you feel good. It's about making you feel glamorous also. So we have foundation, we have BB cream, we have ultra matlab from medium coverage to full coverage to बच्चियाँ, क्योंकि बच्चियों को बहुत शौक़ है मेकअप करने का, उनके लिए क्या चीज़ सही और क्या चीज़ गलत है, the lip colors, the eyeshadows वगैरह वगैरह, whatever is required and needed to make you look beautiful, it is always there. But at least you feel comfortable that whatever I'm applying is safe, it's pure and it's halal. बिल्कुल। इसमें बड़ी मज़ेदार बात अभी मेरे जहन में आ रही थी। आपने कहा कि गोरा और जो शेड्स की बात हुई थी, तो मैं क्या करती हूँ कि शोज़ के लिए मेरे पास एक डार्कर कवरेज है, क्योंकि अगर आप सफ़ेद मुँह लेकर आ जाओ, ऊपर से लाइट भी पड़ जाए तो बहुत ही फट सी शक्ल हो जाती है ना। तो मैं एक जगह गई और मैं उनको मैच करा रही थी कि अच्छा अंदर डार्कर शेड, ऊपर पाउडर, फिर आप अपने फेस का, तो बड़ा अच्छा एक सटल सा बनता है। मैं कह रही हूँ डार्कर शेड का मुझे दे दीजिए टीवी स्टिक, ढूंढता रहा, कहने लगा नहीं है। दूसरी दुकान पे कि मैंने कहा इतना डार्क, फिर इतना डार्क तो कोई मांगता नहीं, सब तो गोरे करने वाली मांगते हैं। आपको क्या हो गया? मैंने कहा ग्रे, हाँ ग्रे हो जाता है चेहरा। तो हमारे यहाँ तो डार्कर टीवी स्टिक या डार्कर तो रखते ही नहीं, क्योंकि हम ओन ही नहीं कर रहे। तो मैंने कहा हम पाकिस्तान में बैठे हैं, सब ब्राउन स्किन्ड है, मगर उनके पास नहीं था। कमिंग बैक टू दिस ब्रांडिंग एक चैलेंज है, और कोई भी प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ कोई भी चीज़ लॉन्च करना, चाहे आप कितने भी फेमस हों, एक तो लोगों को अक्सर लगता है अच्छा आपने से ब्रांड को एंडोर्स किया है। एजुकेट करना अपने कस्टमर को या कंज्यूमर को इस अंदाज में कि वो यकीन कर ले आपकी पे, आप क्या मशवरा देंगी लोगों को जो सुन रहे हैं, और अगर वो अपनी कोई ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं, कि किस तरह किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाया जा सकता है? ओके, सो अगर आप किसी चीज़ को ब्रांड बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहती हैं मैं अपने नाम से कुछ निकालना चाह रही हूँ, मे बी अ स्कार्फ, मे बी, सो व्हाट आर द थिंग्स विच यू डोंट लाइक अबाउट इट? यू सी, मैं अगर कोई स्कार्फ पहनती हूँ और मैं कहती हूँ ये बार बार फिसल जाता है, मेरे सर पे नहीं रहता, मुझे 4 पिनें लगानी पड़ती हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर कस्टमर्स. सो you select, you choose, then you choose colors, and so उसके अंदर आपकी एक बहुत बड़ी रिसर्च जाती है. Now अक्सर ये होता है कि जब हम कहीं शादी ब्याह की तकरीबात में जाते हैं और तैयार होके निकलते हैं, तो मियाँ कहते हैं तुम्हें क्या ज़रूरत है मेकअप करने की, तुम तो इतनी प्यारी लगती हो. या भाई कहता है क्या भूत बन के जा रही हो, मैं नहीं तुम्हारे साथ जाऊँगा. Now these are all the comments which should actually be taken as positive. ठीक है, पॉजिटिव इन द सेंस दैट आपको ये पता होना चाहिए
कि what is there which is not right about this whatever I've applied or done that my son or my brother is not approving it. और चलो हस्बैंड को हम 50% कह देते हैं कि वो वालिद बयानी कर रहे थे, हाँ वो कहते हैं अच्छी लग रही है मुझसे भी ज़्यादा, हाँ इसीलिए मैंने कहा कि आपको भी मेकअप हाँ. एंड यू नो देयर इज अ ह्यूज बिग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री फॉर मेन आल्सो. अभी आपसे उस पर एक सवाल करते हैं. ओके आपकी बारी भी आएगी. हाँ तो फॉर मेकिंग योर ओन ब्रांड प्लीज़ डू अ गुड लॉट ऑफ स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, अ गुड रिसर्च, गेट गाइडेंस. हमारे यहाँ ये भी बहुत बुरी बात समझी जाती है कि अगर कोई सैलून खोलना चाह रहा है और वो मेरे पास आता है तो मैं इसको कहती हूँ नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही बुरा बिज़नेस है, बड़ा मुश्किल है. नो, आई थिंक दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड आप अपना बड़ापन दिखाएं. आपकी एम्प्लॉइज़ होती हैं जो कहती हैं हम अपना सैलून खोलना चाहते हैं, एंड व्हाई नॉट, आई मीन हेल्प देम, बिकॉज वही वाली बात, आपका रोज़ी रिस्क अल्लाह ताला ने देना है. इट्स नॉट गोइंग टू बी टेकन अवे बाय अ गर्ल हु इज़ जस्ट स्टार्टिंग इट, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी देयर फॉर सो मेनी ईयर्स. तो आपको उसको ब्रांड बनाने के लिए रिसर्च, एजुकेशन एंड देन कम्स द फाइनेंसेस. मतलब आपने सिर्फ अपने मोहल्ले के लिए तो नहीं काम करना होता, यू नो लाइक आप फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ना. हाँ आप छोटे से बड़ा हो सकती हैं, बड़े से नुकसान करके छोटा होना ज़रा तकलीफ दे होता है. क्वालिटी एश्योरेंस ये सब एट ऑल टाइम्स. जी बिल्कुल, जो आपने शुरू में वादे किए हैं वो वफा करते हैं ज़िंदगी. वी हैव टू हैव यू नो, एक हमारा क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए, एक हमारा अपना मिशन होना चाहिए. व्हाई एम आई डूइंग इट, मतलब इज़ इट जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक मनी और इज़ इट बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अदर वेमेन ऑल्सो फील गुड अबाउट इट, मे बी एम्पावर्ड, मेरी तरह से कोई आगे बढ़ना चाहता हो. तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड है. आपकी ब्रांड स्टोरी भी बनाती है. आपने कहा ना मैंने किया क्यों है और दूसरों को क्या फ़ायदा हो रहा है. आप मर्दों के मेकअप के बारे में 2 दफ़ा पूछ चुके हैं. आप दोनों बार-बार अब आपके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो स्किन वाइटनिंग और ये गोरापन, इस पर कुछ आप. अच्छा, स्किन वाइटनिंग पे जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस इतने कॉमन हो गए कि बिल्कुल मीठी गोलियों की तरह बट रहे हैं हर जगह. और मैंने पिछले दिनों किसी कहीं सुना कि इस तरह बेदरीग इस्तेमाल ना करें क्योंकि अभी FDA अप्रूव नहीं है. तो ये आप क्या कहेंगी, ये जो इतना रैम्पेंट है गोरा होना, दूसरी चीज़ों पे तो हम बाद में आएंगे कि होंठ मोटे और गाल ऊपर, लेकिन ये जो है वाइटनिंग यूज होता है ना, क्या क्या लग रहे होते हैं, बतख. हाँ वो हर एक का वो बतख जैसा एक पोज. हाँ सब बतख हो गई हैं आखिर में. देखिए ये आप बॉडी शेमिंग ना करें. हाँ, अच्छा मैं माजरत चाहता हूँ, ये ना करें. वो चाहे बेशक लग रहे हो लेकिन बस दुआ करें किसी दिन आपके बेगम का नादिल चाहे कि मैं भी ये करवा लूँ. तो जो गोरा होने का खपत है और जिसकी वजह से इतनी इंडस्ट्री बूम पे है, आप उसके बारे में क्या कहेंगी. इज़ इट एक्चुअली हार्मफुल या ये भी एक मिथ है, कुछ अर्से बाद पता चलेगा नहीं कुछ भी नहीं था, एम ही डरा रहे थे. रिसर्च वर्क वगैरह तो होती हैं, लेकिन अगर इफ़ इट इज़ नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटीज़ देन यू नो आपके लिए नुकसानदेह है. और मेरे नज़दीक ब्यूटी का जो वर्ड है ना, खूबसूरती, उसके मायने होते हैं बैलेंस के. इफ़ यू गॉट एवरीथिंग इन यू नो इन लाइन, इट्स बैलेंस, यू विल लुक ब्यूटीफुल. आपको अल्लाह ताला ने जो कुछ भी दिया है आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. आपको उसको आप इन्हेंस कर सकती हैं. मतलब जैसे मेरी फुप्पो हैं, ठीक है, उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, उनके काले स्याह बाल हैं, बट शी लुक्स ब्यूटीफुल. और फॉर दैट मैटर माय कज़न इज़ टोटली ऑपोजिट, शी लुक्स ब्यूटीफुल. सो अब तो खैर बच्चियाँ जो हमारी हैं वो तो दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैट प्लीज़ नो बॉडी शेमिंग, नो कलर के ऊपर कोई आपने कोई कमेंट देना है. ये बात भी हो गई, आप घर में भी कहते हैं ना वो डार्क है तो बच्चे कहते हैं अम्मा यू आर सो रेसिस्ट. हाँ ये नहीं कर सकते आप ना काले को काला नहीं, विच इज़ इन अ वे वेरी गुड, क्योंकि हम लोग, इसका मतलब है कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं. नाउ अगर हम इस गोरेपन के भूत से निकल जाएं तो बिलीव मी दैट आवर कॉम्प्लेक्शन इज़ अप्रिशिएटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. उसके लिए मेहनत की जाती है. इट्स ओनली अस. एंड मैं एक दफ़ा अप नॉर्थ भी गई थी, तो वहाँ पर एक ब्राइडल मेकअप के हवाले से गई थी. उन्होंने कहा मैं मुझे गोरा और कर दें. मैं कहा तुम इतनी प्यारी इतनी गोरी हो, तो कहती है नो 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 माय ससुराल वाला वांट्स मी टू बी रियली गोरी.
उस बच्ची ने और गोरा होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बच्ची की बात नहीं है, इट्स बेसिकली द मेंटालिटी एंड द माइंड सेट ऑफ आवर पीपल हेयर, जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे घर के बड़े हैं। जैसे अभी ऑफ कैमरा हम लोग बातचीत कर रहे थे कि बच्चे जो होते हैं अपने माँ बाप का परताव होते हैं, उनका अक्स होते हैं, जो बोलेंगे वही बच्चे बोलेंगे। मतलब मुझे अब इस उम्र में आके लगता है कि मैं अपनी अम्मा बन गई हूँ, वैसी बन गई जो हाँ, तो इसलिए वो बच्चे भी इवेंचुअली वही करते हैं जो कि आप ज़िंदगी भर करते रहें। तो हमें अपने बच्चों के अंदर एक ऐसा इतना पॉजिटिविटी इनकलकेट करनी चाहिए कि वो बच्चे जो हैं वो उनको बुराई जो है वो उसमें उसके लिए अच्छाई ढूंढें, और अगर वो परेशान हो रहे हैं या वो सही से समझ नहीं पा रहे हैं तो पेरेंट्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। आप मैं आपकी बात यहाँ अभी हम वही बात हम कर रहे थे। देखिए, एक तो पेरेंट्स हैं जो फिजिकल पेरेंट्स हैं ना, अब हम देख रहे हैं कि एक वर्चुअल पेरेंट्स भी आ गए हैं जो बच्चों के साथ इस शक्ल में हर वक्त लगे हुए हैं जी, और वो बच्चों को जो बता रहे हैं वो पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे उससे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं और उनकी ज़िंदगी का और उनकी लाइफस्टाइल का पूरा पैराया वही डेवलप कर रहे हैं। सो उसका इन्फ्लुएंस को भी आप देखती हैं कि इसका पार्ट है जो जिस तरफ हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जा रहे हैं, जो इस पे एक मेरा सवाल है कि आप क्योंकि माशाल्लाह 44 साल से आप इस इंडस्ट्री में, तो ब्यूटी इंडस्ट्री के जो ट्रेंड्स थे या जो स्टैंडर्ड था बैक देन और आज, क्या फ़र्क देखती हैं जिसमें जो डिस्टॉर्शन में सबसे बड़ा जो कार फरमा है एक एलिमेंट वो ये कि जो फ़िल्टर, ब्यूटी फ़िल्टर, सो इंस्टाग्राम के फ़िल्टर में अगर मैं इतनी हसीन लग रही हूँ तो अब मैं उसको मैच करने के लिए हर हद तक जाऊँगी कि अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ उस तस्वीर में। तो आप इस वक्त क्या चैलेंजेस देख रही हैं? दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द यंग जनरेशन ऑल्सो एंड फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि फिर ख्वाहिशात जो होती है ना उनकी तो कोई अंत नहीं है ना, वो तो बढ़ते ही चले जाते हैं। डे वन से जब आपका बच्चा जो है स्कूल से और उसके बाद घर में आने के बाद अपने टैबलेट के ऊपर या मोबाइल के ऊपर जो है आप देखते हैं कि उसका टाइम ज़्यादा सर्व हो रहा है, तो आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए। और ऐसा मैं इतना प्यारा एक मैंने वीडियो देखा था कि एक गांव है, ठीक है, किसी दूसरे मुल्क में, वहाँ पे 7 o'clock वो नेट शेड सब बंद कर देते हैं, ठीक है, दरवाजे सबके खुले होते हैं और माँ बाप, बहन भाई, बड़े छोटे, वो सब के सब जो हैं वो खाना खाते हैं, गपशप करते हैं और उसके बाद फिर अपना जो भी उनका टाइम होता है सोने का हो जाता है। उससे पहले का टाइम जो होता है उसमें वो ऑब्वियसली स्कूल भी जाते होंगे, ये तो ये जो कॉन्शियस आपकी अपब्रिंगिंग होती है, कॉन्शियसली आप उसको किसी चीज़ को अच्छे तरीके से करना चाहें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहरहाल अभी तो बेनत्थे बैल की तरह हर कोई हुआ चला जा रहा है, लेकिन अभी भी वक्त है कि हम अपने बच्चों को, जो कि अब बड़े हो गए और उनके बच्चे हो रहे हैं, कि उनको हम वो बातें बताएं, क्योंकि वो अभी भी हमारी सुन लेते हैं, ठीक है ना। तो छोटा बच्चा जो होता है वो तो फट से उठाता है और कहता है कि नो बट यू नो दिस इज़ नॉट राइट, यू नो। अब हम लोग, मैं तो अचंभे में आ जाती हूँ कि वाकई मैंने कुछ चीज़, हमारे ज़माने में तो गलत कह भी रहे होते थे बड़े, चुप रहते, हम खामोश रहते थे, चाहे हमें अंदर से पता होता था कि दादाबू गलत कह, वो कितनी मतलब एक रिश्ते का लिहाज होता था, एक प्यार और मोहब्बत की कड़ियाँ होती थी जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती थी। बट आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रोग्रेस ना करें, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर ना बनाएं, लेकिन उस बेहतर बनाने में और प्रोग्रेस करने में एक बहुत थिन लाइन है, उसको क्रॉस करते वक्त जो है बड़ों का एक्सपीरियंस और बड़ों का मौजूद होना ज़रूरी है। अब जिनके बड़े ही जो हैं वो दही बड़े हैं क्या करें वहाँ फिर क्या हो सकता है। बट आई एम श्योर कि ऐसी कोई इतनी बुराइयाँ, हाँ, लेकिन यही सवाल कि जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हो गए चेंज, हाँ, अब आपके पास भी आती होंगी कि होंठ ऐसे कर दें, आप ऑफर करेंगे सर्विसेज कॉस्मेटोलॉजी रिलेटेड? नहीं, एस्थेटिशियन ये एस्थेटिशियन का हमारा सेंटर जो है वो खुल चुका है, तो लेकिन बहुत तरक्की करेगा। नहीं, उसमें नहीं, मसरत मिसबा इज़ नेवर गोइंग टू गो डाउन टू अ लेवल जहाँ पर आप अपने आप को, हाँ, आप गलत हो जाएं।
मैं अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन रखती हूँ। और मैं, जैसे मैंने आपको कहा, मेरी नज़र खूबसूरती जो है वो बैलेंस है। अगर आप अपनी नाक से परेशान हैं, किसी की हुक्ड नोज़ होती है, किसी के हम्प होता है, पहले ज़माने में तो इन बातों का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, लेकिन तो बस गोरा अब तो अब बहुत कुछ अब बहुत कुछ। तो उस पर यह है कि ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ ब्यूटिशियंस वर्क, दिस इज़ द वर्क ऑफ अ सर्जन और अ डॉक्टर। अब वो बेहतर समझते हैं। हम लोग जो है एज अ ब्यूटिशियन, एज एस्थेटिशियन, एज मेकअप आर्टिस्ट और मे बी स्टाइलिस्ट, हमारा काम ये होता है कि हम आपको ये बता सकते हैं कि आपकी ये चीज़ जो है ये बेहतर हो सकती है। ठीक है, नॉन इन्वेसिव सर्जरीज़ एंड इन्वेसिव सर्जरीज़। इन्वेसिव सर्जरीज़ जो होंगी वो ऑब्वियसली डॉक्टर्स के पास जाती हैं। नॉन इन्वेसिव सर्जरीज़ इसमें फिलर्स हैं, बोटॉक्सेस हैं, कोलेजन इम्प्लांट्स वगैरह हैं, जिससे चेहरे के खदो खौल जो होते हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं। जो बदल रहा है और जो बदलवा रहा है उसकी आँख और उसकी अकल अल्लाह ताला ने सही दी है। आपको बताना चाहिए। इफ़ यू आर अ गुड प्रोफेशनल, इफ़ यू आर अ पर्सन हु कुड से कि नहीं ये सही नहीं लगेगा, कम कर लीजिए, या तो वो आपके पास से चला जाएगा या आपकी बात को समझ जाएगा। सो प्लीज़, मैं ये समझती हूँ कि दिस इज़ अ मैसेज फॉर एवरीवन हु आर गोइंग इन फॉर फ़िल्टर लगी हुई तस्वीरें देख के अपने आप को कुछ और बनाने का जो तरीक़ा कार्य, ऐसा नहीं हो सकता। अगर होगा तो यू टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क। डू टेक दैट रिस्क इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अगर आप चाहती हैं ऐसा और आपके मेंटली जो है ना वो आपके दिमाग जो है वो परेशान हो चुका हो और आपके सेहत के ऊपर उसका एक और असर आ रहा हो, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो ख़राब हुई चली जा रही क्योंकि आपके आसपास जो आपकी फ्रेंड्स हैं या आपके ऊपर प्रेशर है कि भाई तुम ये चीज़ करवा लो, तुम अपने होठों को बड़ा करवा लो, तुम अपने गालों को बड़ा करा लो, तो उसके लिए यू हैव टू गो टू द राइट पर्सन जो कि आपके साथ ऑनेस्ट हो। वो सिर्फ बहुत अपना वो ज़रूरी फिलर का इंजेक्शन सेल करने के लिए वो आपके बतख ना बना दे। अच्छा, एक बात यहाँ और भी है कि आपको एज ग्रेसफुली करना चाहिए। अगर आप ओन ही नहीं करेंगे अपनी एज को, और दूसरा जो आपने कहा ना जो अल्लाह ताला ने दिया है, वाइल आई वॉज़ वेरी यंग तो आई वॉज़न्ट हैप्पी विद माई नोज़। एक तो वो टूटी भी थी बचपन में तो टेढ़ी भी है, दूसरा मुझे लगता था कि अल्लाह मैंने बहुत बड़ी नाक दे दी। मुझे अभी तक याद है कि आई वॉज़ इन स्कूल और मैंने कहा मुझे अपनी नाक पसंद नहीं है। मैंने पता नहीं किसी और की छोटी सी नाक थी, मैंने कहा कितनी अच्छी लगती है। मैंने कहा तुम इतनी टॉल हो, इतना बड़ा सा चेहरा है, इस पर छोटी सी नाक कैसी लगेगी? तो अल्लाह ताला को पता है कि मैंने इस शख्स को कितनी बड़ी नाक देनी है, किसको छोटी देनी है। अब मेरी 5'9" हाइट है, इस पे अगर चुन्नी सी एक नाक लगी होती है, बड़ा सा चेहरा होता, वैसे बताओ नाक बड़ी ही अच्छी होती है ताकि ज़िंदगी में अगर कट जाए, घिस जाए तो फिर भी रहे। सही बात है, और सीधे चल रही हूँ तो कोई बात तो मुझे नहीं, उनकी बात इतनी अच्छी लगी कि अल्लाह की प्लानिंग रहने दो, जो प्लान अल्लाह ने कर दिया ना। तो और आज यही हो रहा है। जो लोग, अब मैं अगर सिर्फ किसी की नाक देख के अपनी नाक चेंज करा लूँ, मैं क्या आंखें भी चेंज कराऊंगी, फेस कट भी कराऊंगी? पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। एंड ऑल्सो आई थिंक देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल इन द मीडिया जो कि टीवी पर आते हैं, जो मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो बहुत अरसे तक जो है वो कायम रहे उनकी खूबसूरती भी, और वो दिस इज व्हाट दे आर सेलिंग। हाँ, मतलब हाँ। सो उस पर ये होता है कि उनके लिए अगेन जो जिसके पास भी वो जा रहे हैं वो एक बेहतर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल होना चाहिए जो आपको बेहतर राय दे सके। और जहाँ आपकी बात आई कि वन शुड ग्रेसफुली एज करे, उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी बात एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको आपका शौक, हर एक औरत का शौक़ होता है कि वो खूबसूरत लगे। हर एक औरत का शौक़ होता है कि वो बहुत अरसे तक जो है वो जवान नज़र आए। बट देन क्या मुझे नहीं पता कि मैं कितनी उम्र की हो गई हूँ, या आपको नहीं पता, या आपको नहीं पता, तो हमें एक हद तक अपने आप को उसमें रखना चाहिए। उसके आगे कोई ज़्यादा है तो फिर लाइक एक हद तक खूबसूरती मेंटेन रखनी चाहिए, लेकिन एबनॉर्मलिटी की हद तक नहीं। अब जैसे बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आपने अपने बाल इतनी जल्दी सफ़ेद क्यों कर लिए? ठीक है, आई लाइक इट,
I mean, मुझे पसंद है, मुझे इस तरह पसंद है। And it suits you because you've owned it. हाँ, I own it, Because ठीक you've है, owned it and आप खुश हैं उसमें। कहते हैं जी happy girls are the prettiest. आप अगर खुश हैं किसी भी चीज़ के साथ, no matter what you have, तो आप अच्छे लगते हैं। इसी तरह जिन चीज़ों पे आप कॉन्फिडेंट होते हैं उनमें आप अच्छे लगते हैं। आप खुद ही कॉन्फिडेंट कोई अगर मेरे पास आकर ये कहता है अपनी तरह सफ़ेद बाल कर लीजिए, तो मैं उनको कहती हूँ नो, यू नो, आप पहले एक उम्र का तकाजा है, उस तक पहुँचो, ज़रूर करो। हो सकता है आपको वाइट बाल अच्छे ना लगे, यू नो, लाइक यू कीप कलरिंग योर हेयर एंड यू लुक नाइस। एंड सो हमें उनको एक प्रोफेशनल राय देनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। जो माविश, हमें आपा की ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है इनका इतना सारा, उसमें एक बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरा ख्याल उस तरफ हमें आपको चलना चाहिए मैं भी कहने और वाली बात थी कि करनी हम चाहिए। वो की बात कर रहे हैं और आप लोगों को खूबसूरत, वो एक बहुत ही अलग पहलू है खूबसूरती का। आप एक तरफ हसीन बना रही हैं और दूसरी तरफ आप उन लड़कियों का भी सहारा बनी जो कि जिनकी खूबसूरती को डिस्ट्रॉय कर दिया किसी के लम्हे भर के गुस्से की वजह से, या फिर रिजेक्शन या मेल ईगो, और वो किसी की लड़की की पूरी खूबसूरती के साथ साथ ज़िंदगी को तबाह कर गई। स्माइल अगेन फाउंडेशन, वो आइडिया कहाँ से आया, क्यों स्टार्ट की, एंड आज कहाँ खड़ी है वो फाउंडेशन? सो 2003 में आई वाज इन माय सैलून और एक बच्ची आई मेरे पास। मैं घर जा रही थी, ठीक है, और अकेली थी उस वक्त। तो उसने नकाब किया हुआ था और एक बक्सा सा बैग सा लिया हुआ था, चप्पलें भी उसकी 2 बद्दियों वाली जैसी होती हैं वो। सो उसने कहा आप मेरी मदद करें। तो मैंने कहा बेटे कल आ जाइएगा। तो उसने अपना नकाब हटाया, उसने कहा तुम जो इतनी बड़ी ब्यूटिशियन बनी फिरती हो, मुझे ठीक करो। एंड मैं खड़ी हुई थी, मैं बैठ गई क्योंकि मेरे पाँव में जान नहीं थी, क्योंकि मेरे सामने जो बच्ची आके खड़ी हुई थी, शी वॉज अ वुमन विदाउट अ फेस। उसकी एक आँख नहीं थी, उसकी नाक की जगह सुराख था, उसका ये हिस्सा चिपका हुआ था, उसका हाथ ये वाला ठीक था। मैंने उसको बिठाला, मैंने कहा 1 सेकंड में मैं आती हूँ। मैं अंदर गई अपने ऑफिस में, मैंने पानी वानी पिया। मैंने कहा लमिया मैं क्या करूँ? भैया वेंट टू हर एंड आई सेड आपके साथ क्या हुआ है? तो उसने बताया कि किसी ने उसके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया है और फेंके हुए कुछ टाइम हो गया है। तो वो उसको उसने कोई मूवी देखी थी जिसमें शक्ल बदल गई बाद में और बहुत हसीन हो गई है वो। तो वो मेरे पास आई, आई कुडंट डू एनीथिंग बिकॉज देयर वाज नथिंग। सो मैंने उसको कहा अच्छा बेटे कल आ जाना और हम कल डॉक्टर के पास चलेंगे। शीशी मेरे पास तो रहने की जगह नहीं है, मैं तो फलां किसी जगह से आई हूँ, मैं पहले पीटीवी गई थी, पीटीवी वालों ने कहा मेकअप कराना है तो मसरत मिसबाह के पास चले जाओ, दिस इज़ इन लाहौर। एंड आई उसको फिर मैंने उसको वहीं पे ले जाना चाहती तो मैं अपने घर भी ले जाती, लेकिन मैं उस वक़्त एक छोटी सी औरत थी, मुझे नहीं मेरा दिल, मुझे अफसोस होता है, लेकिन मैं जब इतनी हिम्मत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, मुझे ये डर था कि जिसने इसके साथ ये किया वो उसके पीछे ना आ रहा हो। ठीक है, जब मैं घर गई तो मैंने गिड़गिड़ा के अपने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि अल्लाह ताला मुझे ये इतना बुरा माशरे का चेहरा जो है वो पहले क्यों नहीं नज़र आया। मैं तो औरतों के ऊपर ही काम करती हूँ और ऐसा नहीं था कि अखबार में या टीवी में ये ना देखा हो कि औरत जल गई, दुपट्टा जल गया, किसी की नाक काट दी, किसी की टांग, मतलब जुल्म हो रहा था औरतों के ऊपर। मैंने बहुत माफ़ी मांगी और उसके बाद फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला तूने मुझे ये मौका दिया है। सो नेक्स्ट डे आई टुक हर टू द हॉस्पिटल एंड देन आफ्टर 10-15 डेज़ एक न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि अगर आप तेज़ाब या मिट्टी के तेल से जली हुई हैं तो इस तारीख को आप डेपिलेक्स में आ जाइए। तो उस दिन 42 लोग आ गए। 42 में औरतें थीं, बच्चे थे, बच्चियाँ थीं, बड़ी उम्र की औरतें थीं जो शायद 20 साल पहले जलाई गई थीं और कुछ ऐसे भी थे जो कि बहुत 2-1 महीने पहले तो उनका ज़ख़म जो था अभी हील नहीं हुआ था। मैंने कहा अल्लाह मैंने तो 2-3 ही लड़कियों, मेरी औकात जितनी थी मैं उतने ही कर सकती थी, इतना मैं कैसे करूँगी। बट अल्लाह ताला कहते हैं कि आपको वो वज़न भी उतना देंगे जितना आप सहार सकते हैं। सो वो शुरू हुआ सिलसिला, फिर आई गॉट माई सेल्फ रजिस्टर्ड और उसके बाद जो था उन बच्चियों के लिए
उस वक़्त तो मुझे ये भी नहीं पता था मैं इनसे क्या पूछूं, कहाँ लेके जाऊंगी, बस ये था कि 3 लड़कियां 4 लड़कियां होंगी तो डॉक्टर फ़लाँ जानने वाले, फ़लाँ क्लाइंट है। सो अब इस वक्त 20 साल हो चुके हैं, ठीक है, और मेरे पास 867 बर्नट विक्टिम्स हैं, ठीक है। आई वुड कॉल देम विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स ऑल्सो, क्योंकि वो बच्चे और बच्चियाँ जिनके ऊपर तेज़ाब फेंका गया, तेल छिड़क के मट्टी का तेल लगा दिया गया, जला दिया गया, वो उनका कसूर जो है ना, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि हम लोग हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं और उसका तर्जुमा बच्चों को पढ़ाने की वैसे कोशिश नहीं करते। हमने यामीन और मिठाई बांट दी, ख़त्म हो गया मेरा काम एज़ अ मदर। लेकिन उस बच्चे को उसका तर्जुमा, वो शऊर, वो प्यार और मोहब्बत, औरतों की इज़्ज़त वगैरह बेटियां पैदा होने के ऊपर जलाई जाती हैं, जहेज़ ना लाने के ऊपर जलाई जाती हैं, ज़मीन का कोई छोटा सा टुकड़ा ना उनको मिले उस पे उनको तेज़ाब फेंक दिया जाता है, दुश्मनी पे। अब ये तमाम चीज़ें आप कुरान के पैराए में देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठते थे, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को बोसा देते थे, बिठालते थे। औरत, बेटी, उसकी इज़्ज़त और मोहब्बत, जहेज़ में क्या दिया हम सबको पता नहीं है। कितनी बड़ी कुरान के अंदर कितनी दफ़ा बल्कि कहना चाहिए कि औरतों के हुकूक़ के हवाले से उनको क्या मिलना चाहिए, बीवी को क्या मिलनी चाहिए, बेटी को क्या मिलनी चाहिए, खाला को क्या मिलनी चाहिए, फला को क्या, हर चीज़ उसमें दी हुई है। और दुश्मनी का तस्वर ही ऐसा क्या है जहाँ पे आप होते कौन है किसी औरत को जलाने वाले। मतलब ये मेरा और आपका प्रोगेटिव नहीं है, ये तो अल्लाह की एक सिफ़त है कि वो हम तो बचपन से हमें डराया जाता है कि आप दोज़ख की आग में फेंक दिए जाएंगे। तुम ये कर रहे हो, तुम इंसान, तुम मुसलमान। और मैंने तो कहीं ये भी पढ़ा था या सुना था कि हम किसी को भी नहीं जला सकते, इवन अगर रोचेस होते हैं, कुछ लोग नहीं, आग जी, से, जी, हाँ। इट्स नॉट अलाउड। बिल्कुल, हमें इस्लाम अलाउ ही नहीं करता कि बिल्कुल नहीं आग करता। का अजाब किसी भी शख्स किसी को, या के जलाने का अजाब हाँ। किसी को देना। सो मैं समझती हूँ कि अभी ये वक्त है, मतलब अब इतने साल गुजरने के बाद आज भी बच्चियाँ जो हैं वो तेज़ाब वाली मेरे पास आती हैं। क्या कमी हुई उसमें या ये क्या साल में कितना है आपके पास? क्या शुरू में ज़्यादा आती थी, अब कम हो गई हैं? देखिए, मीडिया का जो एक पॉजिटिव पॉइंट है ना, वो मेरे लिए वो ये रहा कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। एक औरत के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया गया, एक औरत को जला दिया गया, उसके बाद क्या हुआ वो कुछ नहीं पता होता। ठीक है, चलिए, हमारे लिए यही बहुत है। हम उन तक पहुँचते हैं, हम उनको रजिस्टर करते हैं और इनका इलाज शुरू करते हैं। ऑन एन एवरेज 25, 30, 40 ऑपरेशंस होते हैं तो वो ठीक होती हैं, नॉर्मल नहीं होती। ऑन एन एवरेज 25, 30, 40 ऑपरेशंस। और ये कितने ड्यूरेशन में होते हैं? सालों में, यानी कि जो इवन अ लाइफ टाइम। जी, लाइफ टाइम है। कुछ बच्चियाँ थोड़ी सी बेहतर हो जाती हैं तो वो कहती हैं बस ठीक है बाजी, मुझे आप, क्योंकि वो भी पेनफुल प्रोसीजर्स होते हैं बहुत ज़्यादा। इसमें सर्वाइवल रेशो क्या है आपके पास, जो इतने साल में विक्टिम्स आती हैं, बच्चियाँ, ख़वातीन, मर्द? देखिए, मेरे पास है ना, सब नहीं आते हैं यकीनन। मुझे बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं, ऐसे छोटे छोटे शहरों और गांव में हैं जिनकी ये रिपोर्टिंग ही नहीं होती है। मेरे पास सिर्फ वो आते हैं जिनको हम रिपोर्टेड केसेस कहते हैं, जो कि टीवी पे आ गया या पुलिस वालों ने बता दिया। उनकी FIR लिखवाना भी एक अजाब होता है। अगर लिख दिया तो वो इतनी कमज़ोर होती हैं, फिर आपस में सबको पता होता है किसने फेंका, किसने किया, वो आपस में पैसे वैसे दे के जो है वो रफ़ा दफ़ा कर लेते हैं मामलात। अब वो बच्ची क्या करे, वो बच्ची जिसकी 5 बेटियां पैदा हो गई हैं और उसको उसकी मियाँ ने जला के उसको बाहर फेंक दिया, वो वापस अपने घर नहीं जा सकती है क्योंकि उसके माँ बाप पहले गरीब हैं, उनकी और भी बेटियाँ हैं, एक बेटी और उसके साथ बाकी बेटियाँ। तो वो फिर बच्चियाँ हमारे पास आती हैं डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन में। हम उनको रखते भी हैं, उनको काम भी कुछ सिखाते हैं, उनका इलाज भी करते हैं और उनकी बच्चियों को तालीम भी देते हैं मैट्रिक तक। उसके आगे अभी मेरी औकात नहीं है, तो वो हम करते हैं। जब उनका हम कोई हुनर सिखाते हैं तो मेरे जहन में था कि मैं इनसे पूछूंगी तुम क्या सीखोगी, तो वो कहेंगी मुझे कढ़ाई कशीदाकारी आती है, ब्यूटी पार्लर द कोर्स बाजी। तो मैं कहती हूँ चलो मैं तुम्हें वो सिखाती हूँ, वो तो मेरा काम है।
मैं उनको सिखा तो देती हूँ लेकिन उनको कोई रखता नहीं है सिवाय डेप्लेक्स के। सो डेप्लेक्स की जितनी भी फ्रेंचाइजेज़ खुली हुई हैं उसमें मैंडेटरी है कि अगर उस इलाके में कोई तेज़ाब या मिट्टी के तेल से जली हुई बच्चियाँ हैं वो 2 लड़कियों को अपने पास एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप में जैसे आप आए थे, आपने देखा रिसेप्शन पे मेरी जली हुई लड़की है, काम करने वाली लड़कियां हैं बहुत सी। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट द वे शी मैनेजेस द एंटायर थिंग। मैं तो उसको तितली कहती हूँ। अच्छा। क्योंकि वो हर एक से बात करेगी, उसको इसको ये ख्याल ही नहीं है कि मेरा चेहरा कितना मस्क हो चुका है। मेरे पास कुछ ऐसी भी बच्चियां हैं जो कि हेयर ड्रेसर्स बन गई हैं, कुछ ऐसी भी बच्चियां हैं जिसको अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग उन्होंने पढ़ा लिखा सीखा, इंस्टीट्यूट में काम किया और इस वक्त अगर आप JLM डेप्लेक्स देख लें और IIT इस्लामाबाद का वो एक बर्न विक्टिम जो है वो उसको चला रही है। सो लाइक इतनी उनकी वो प्रोग्रेस कर रही है। जैसे जब लोग एज अ क्लाइंट आपके पास आते हैं तो हाउ डू दे बिहेव व्हेन ये बच्चियां अटेंडेंट होती हैं? डिफरेंटली बिहेव करते हैं, इनकरेज करते हैं हमारे जर्नल। सो ये बहुत अजीब बात है कि जो मुल्क से बाहर से आती है ना क्लाइंट्स, उनमें एक्सेप्टेंस वो फ़ौरन उनको आगे अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करती हैं, हमें इसी से करवा दीजिए। जो हमारी ख़वातीन होती हैं वो कहती हैं मसरत पैसे ले लो और मुझे वो लड़की दे दो, तो मैं कहती हूँ नहीं ये मैं नहीं कर सकती हूँ, तो फिर मैं काम ना करवाऊँ। मैं कह जी आप कहीं और चले जाइए, बिकॉज़ मैं समझती हूँ ये ज़्यादती है उन बच्चियों के साथ जो कि इतना काम सीख रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर आपको उनका काम पसंद नहीं है आप बेशक डांटें, मुझे बताइए, मुझसे पैसे वापस ले लीजिए, लेकिन ये मत कहें उनसे तुम कैसे इनको गले लगा लेती हो, इनके पास से तो कराइयात आती है तो मतलब कराई अजीब, क्योंकि जले की लेकिन हम वो वाली कौम है जो काले रंग से हाँ तो ये बेचारी बच्चियाँ। सो मैं समझती हूँ कि हमें इन बच्चियों के लिए एक अपना दिमाग जो है ना उसको खोलना है। जो हमारा एटीट्यूड है ना टुवर्ड्स ब्यूटी, दैट हैज़ टू चेंज नाउ। और ये जो क्राइम कर रहा है उसको सज़ा मिलना ये भी उतना इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि इट इज़ नॉट द सिवियरिटी ऑफ अ पनिशमेंट। सख्त पनिशमेंट से जो गुनाह या गलत काम है वो नहीं रुकता। इट इज़ द सर्टेनिटी ऑफ द जो जजमेंट होती है। पकड़े जाओगे तो तुम लटकोगे, पकड़े जाओगे तो तुम्हारे साथ वही सलूक होगा जो तुमने उस लड़की के साथ किया है। अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन इज़ स्टिल क्वेश्चन मार्क, लेकिन 2011 में अमेंडमेंट्स किए ये एसिड कंट्रोल बिल के ऊपर, उससे कुछ सज़ाएं ज़्यादा बढ़ा दी गई, कुछ पैसे। और फिर हमने 3 साल पहले सिंध हुकूमत के साथ खैर मैंने पिटिशन दायर की थी अपने एक बच्चे के साथ मिलके कि तेज़ाब जो है वो खुलेआम नहीं मिलना चाहिए। तो अब वो तेज़ाब जो है उसको लाइसेंस की ज़रूरत है, कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, ID कार्ड दिखाइए, ये सारी चीज़ें कर दी हैं और सिंध हुकूमत ने उसको पास कर दिया है। अब पंजाब में जा चुका है, लेकिन पंजाब में भी काम इस पे कुछ हाँ किया लेकिन काफ़ी अरसे से हो रहा है अल्लाह के फजल से। तो ये अनफॉर्चुनेटली पंजाब एंड साउथ ऑफ पंजाब इज़ द वर्स्ट इफेक्टेड एरियाज़। वहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ाब फेंका जाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जलाई जाती हैं बच्चियाँ। लेकिन हम काम करते रहेंगे, अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह। आप अपना हिस्सा डालें। अच्छा, आपने इतने सारे विक्टिम्स से काम भी आप कह रही हैं कि हम आपके साथ करते हैं, कोई एक आध, वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ होंगी, लेकिन कोई एक आध कहानी ऐसी होगी जिसने आपको अंदर से हिला के रख दिया होगा या फिर आपका सोच का नज़रिया चेंज कर दिया होगा? 856 लड़कियां जो हैं वो सबकी एक कहानी है। जो सुनता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप देखते हैं, आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे कोई आपकी तवक्कुआत जो होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। मैं एक ऐसी बच्ची को जानती हूँ जिसको उसके दादा ने जलते हुए तंदूर में फेंक दिया था। या अल्लाह। क्योंकि वो उसकी चौथी बेटी थी और वो बच्ची चौथी पैदा हुई जी। ओह माय गॉड। और वो 3, 4, 5 साल की हो गई थी। अक्सर उसकी माँ कहती थी ये इसको चोटें लगती रहती, मुझे पता नहीं चलता है। दादा कुछ ना कुछ करते रहते थे। उसने उसको फेंक दिया, उसने जल्दी से उसको निकाला। उनकी माँ के भी हाथ जले वले। बच्ची जो थी
वो बच गई है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। शी इज़ नाउ, उसकी एजुकेशन जारी है और वो डॉक्टर बनना चाहती है, इंशाल्लाह बन भी जाएगी। लेकिन ये वाक़या मुझसे हज़म ही नहीं होता कि ये वो प्यार का रिश्ता होता है जो कहते हैं कि माँ बाप जो से ज़्यादा प्यार जो है ना दादा दादी नाना नानी करते हैं। मैंने कहा आप जाएं और इनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट करें। उनका मेरे मियाँ ने कहा जी माँ बाप के लिए तोफ़ नहीं कर सकते, मैं अपने बाप को तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, तुमको जाना है तुम बच्चियों को लो और चले जाओ, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। वो कहाँ जाए? नहीं दी होगी नहीं, तो शी इज़ स्टिल लिविंग देयर। अब आई डोंट नो वेदर दादा इज़ सर्वाइविंग और यू नो ही इज़ स्टिल लिविंग देयर। बट इस तरह के बहुत से वाक़यात, बच्चियाँ जो पूरी जली हुई होती हैं ऊपर से लेके नीचे तक, और मुझसे ये सवाल पूछती हैं भाजी मेरे को क्या हुआ था, मेरा कसूर क्या है? वो जो उसका कसूर कुछ नहीं है, जहेज़ कम लाई है तो जला दिया, कारपेट पे लपेट के तेल छिड़क कर आग लगा देना, मतलब ये कैसे लोग हैं? और ये जिस वक्त ये कर रहे हैं उन्हें एहसास नहीं हो रहा हम क्या ना उनको एहसास होता है। ऐसा भी नहीं होता कि घर में और लोग भी नहीं होते हैं, चीखे सुनते होंगे बच्चियों को, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये बस अल्लाह ताला हम पर रहम करे, उन बच्चियों के लिए आसानियाँ करे, और जो करने वाले लोग हैं उनको ऐसी इबरतनाक सज़ाएं मिलनी चाहिए कि दूसरा ये करते हुए भी सोचे। और ये हम सब वो हैं जो कि दीन के मानने वाले हैं और आखिरत पे ईमान रखने वाले लोग हैं, सोचिए। अच्छा मुसरत आपा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, लेकिन जो बिज़नेस का करता धरता या सरबराह होता है उसके जाने के बाद बिज़नेस ख़त्म हो जाता है। आपने क्या प्लान किया है कि क्या लेगेसी आप छोड़ के जाएंगी? आपने कितना बड़ा बेड़ा उठाया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो प्लानिंग होती है ना? जी, हमने ना एज अ कंपनी पॉलिसी ये बनाया हुआ है कि मेरी बात, मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे, तो वो पूरा एक सिस्टम है जो कि पेन डाउन हुआ हुआ है, ठीक है। सो अब मेरी बेटी जो है रिदा, वो लाहौर में हमारा हेड ऑफिस है, शी टेक्स केयर ऑफ़ थिंग्स। वो जैसे मैंने आपको कहा कि हम अपने कामों को डेलीगेट करते हैं। मेरी बहन है यहाँ पे, मेरी बहन है डॉक्टर निगत, उनको वो कराची और सिंध का एरिया देखती हैं। मेरी बहन है जो तलत, जो कि अभी कनाडा से शिफ्ट हुई हैं, वो ब्यूटी इंस्टीट्यूट का जो है वो देख रही हैं। उनमें से किसके बच्चे आगे आना चाहते हैं वो ऑब्वियसली वो उनके सोचने की बात है। मैंने तो अपना सोच लिया, मैंने उनको बता दिया मेरी बेटी कर रही है, मेरा बेटा इज़ इनटू टीचिंग, वो अभी इंडस वैली में पढ़ाते हैं, मेरी बहू भी इंडस वैली में पढ़ाती है। सो उसने तो अपनी ज़िंदगी डेडिकेट की हुई है तालीम देने में, और वो बहुत प्यारा टीचर है, प्रोफेसर है। हमारे कारोबार का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो स्माइल अगेन फाउंडेशन के लिए जाता है, मुख्तस किया हुआ है, और उसको वक्त के साथ साथ जो जैसे एस्केलेशंस होती हैं उसी हिसाब से उसके अंदर जा रहा होता है। 100 सर्जरियाँ पूरे साल में हमने करानी ही हैं। 20 लड़कियाँ हमारी पंजाब से, 10 कराची से, और 5 के करीब बच्चियाँ जो हैं उनके बिजनेसेस सेट करने पूरे साल के अंदर, और उनकी बच्चियों में और बच्चों में तालीम जो है वो उनका वजीफ़ा कायम किया हुआ है हम लोगों ने। अच्छा आप ये बताइए, आप अपने डिप्लेक्स के थ्रू तो ये करती हैं, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं अगर वो भी इसमें आपका हाथ बटाना चाहें तो वो कैसे शामिल हो सकते हैं? वो इस तरह से शामिल हो सकते हैं कि सबसे पहले प्लीज़ मेरी वेबसाइट को विज़िट करें, जो कि डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन के नाम से है। उसमें सारा तरीक़ाकार, हम लोग कैश नहीं लेते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें चेक की सूरत में दें ताकि हमारी ट्रांसपेरेंसी रहे। वी आर रजिस्टर्ड विद SSCP, पंजाब फिलैंथ्रोपिस्ट सोसाइटी, तो पाकिस्तान वगैरह वगैरह जो भी है। सो उसमें ये होता है कि कोई जो ज़कात एलिजिबल लोग हैं उनको ज़कात मिलती है, खैरात सदक़ात ये उसी हिसाब से उनके दिया हुआ है। सो विज़िट आवर वेबसाइट, यू कैन विज़िट दीज गर्ल्स ऑल्सो। किसी भी सैलून में जाइए, वहाँ पे उनसे मिल सकते हैं। उसके लिए मेरा वहाँ पे होना ज़रूरी नहीं है, आप उनसे बात करेंगी वो ख़ुद ही बताएंगी। इफ़ दे हैप्पी दे विल टेल यू, इफ़ दे नॉट हैप्पी दे विल टेल यू। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सब के सब जो हैं वो खुश हैं, अपने मुस्कुराती हैं तो खूबसूरत लगती हैं वो। दैट्स वाई वी कॉल इट
स्माइल अगेन। कुछ आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम कहना चाहेंगी? एनीथिंग व्हिच इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट यू वांट टू से टू द सोसाइटी? कुछ बहुत महसूस करती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी स्पेशली बच्चियों को, ख़वातीन को, कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना, वो पहले ऐसे तरीके से निभाना सीखिए और उनको करें। उसके बाद आप अपने हुकूक की बात करें। जब आप अपने आप के अंदर मजबूत होती हैं तो फिर आपका कहना बनता है कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आपके साथ जुल्म हो रहा है, उसके साथ हो रहा है और मैं खड़े होकर चीखना शुरू कर दूं, ये नहीं हो सकता। ज़िम्मेदारियाँ निभाइए, हुकूक के लिए ज़रूर खड़े होइए, अपनी हुकूक को बोलने का तरीका सीखिए। ज़बान को गंदा करने से आप कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकते, कामयाबी नहीं होती। प्यार से करें, और अगर आपको लग रहा है कोई नहीं सुन रहा है तो अल्लाह ताला इज़ देयर, अल्लाह ताला सुन रहा है, अल्लाह ताला ज़रूर आपके लिए कोई राह ऐसी निकालेगा जो कि बेहतर होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और इतनी मज़ेदार गुफ्तगू का। बिल्कुल, और मेरा ख्याल आपने लेगेसी की जो बात की, मेरा ख्याल आपा जो आपने 857 जिन लड़कियों के लिए आपने काम किया, मेरा ख्याल उनसे बड़ी लेगेसी शायद आपके लिए कोई नहीं हो सकती। और जब भी कोई इस तरह की लड़की मुस्कुराती है दोबारा, तो ये वो आपका सदका है और आपका सदका जारिया है जो आपको हमेशा मिलता रहेगा। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि किसी की भी डोनेशन से, किसी की भी मदद से अगर एक आँख खुल गई और वो आँख दुनिया को देख रही है, एक गर्दन जो नीचे जुड़ी हुई और वो ऊपर कहती है आज मुझे सितारे नज़र आ रहे हैं, तो वो आपके लिए भी एक सदका जारिया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत मोटिवेशन, बहुत इंकरेजमेंट हमें मिली। और मेरा ख्याल जब आपके वालिदैन ने आपका नाम रखा होगा ना मुसर्रत, उस वक्त उनको पता नहीं होगा कि हमारी ये बेटी आगे ज़िंदगी में जाके कितने लोगों की ज़िंदगी के लिए मुसर्रत का बाइस होगी। अब मैं KKRG नहीं लगाऊंगी, अब नहीं लगाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका भी, काफ़ी है। मेरी और माविश की तरफ से आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया स्पॉटलाइट टॉक्स ये एपिसोड देखने के लिए। बहुत जल्द एक और हम आप आई जैसे किसी मोटिवेशनल गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा अपना।